तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, जो आपके पेपर में 6 मार्क्स के लिए आता है। और ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं ना, जो पीछे वाले चैप्टर्स है वहां से आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, जापान सेल्स स्मार्टफोन टू म्यांमार। अब यहाँ पे ना 2 कंट्री दिया, एक है जापान और दूसरा क्या है आपका म्यांमार। तो जापान ने क्या किया, स्मार्टफोन को ना म्यांमार में सोल्ड किया। तो पहले आपको इसका कंसेप्ट का आंसर लिखना है। तो कंसेप्ट इसका एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट को सेल करती है। फिर आपको इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। जैसे कंसेप्ट में भी लिखा है, इट रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो इसमें क्या किया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कोई सामान सेल किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लैंड imported cottons from India, made a ready-made garment from it and sold them to Malaysia। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इंग्लैंड एक कंट्री है और एक इंडिया है और एक मलेशिया। तो इंग्लैंड क्या करता है ना, इंडिया से कॉटन को मंगाता है, ठीक है। फिर उससे क्या करता है, वो कॉटन से रेडीमेड गारमेंट बनाता है और उस गारमेंट्स को मलेशिया को सेल कर देता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया हो कि एक कंट्री से इंपोर्ट करा रहा है और दूसरे कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरपोर्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटरपोर्ट। अब इंटरपोर्ट को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंटरपोर्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इंटरपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री फॉर रीसेलिंग टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग। तो जैसे इसमें कॉटन था, कॉटन में कुछ प्रोसेस किए, फिर उससे रेडीमेड गारमेंट बना के उसे सेल कर दिया। कहाँ पे मैंने अभी इसमें 2 पॉइंट्स दिया, आप 1 पॉइंट भी कर लोगे तो इनफ है, बिकॉज ये 2 मार्क्स का ही आता है ना आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन है, महाराष्ट्र परचेस व्हीट फ्रॉम पंजाब। अभी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने क्या किया, पंजाब से ना व्हीट परचेज किया। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपका, विद इन अ कंट्री सारा ट्रेड हो रहा है। तो जब भी आपका विद इन अ कंट्री ट्रेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड, और जब कंट्री के बाहर होगा उस समय बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। अगर आपको डिस्टिंग बिटवीन में आ गया तो वहां पे काम आ जाएगा। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में कैसे लिखा है, द बाइंग एंड सेलिंग of goods and services within the boundaries of nations are refers to internal trade। और इसे और क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड। और एक नाम है आपका, क्या है, होम ट्रेड। तो अगर आपने एग्जाम में ये तीनों में से कुछ भी लिखा, या आपने इंटरनल ट्रेड लिखा या डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपको सेकंड पॉइंट भी करना तो आप कर सकते हैं, बट 1 पॉइंट भी इनफ होता है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया परचेज पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान। अभी इंडिया क्या कर रही है ना, पेट्रोलियम परचेज कर रही है ईरान से। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में आपका एक कंट्री है कि 2 कंट्री। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक इंडिया कंट्री है और एक ईरान है। तो इंडिया क्या कर रही है, ईरान से परचेज कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट ट्रेड देख लिया, फिर इंपोर्ट ट्रेड भी देख लेते हैं। अब इंपोर्ट में क्या होगा, जैसे एक्सपोर्ट में क्या उससे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इंपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द purchase of goods by one country from another country or inflow of goods to the home country from foreign country। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स रहेगा और आइडेंटिफाई कंसेप्ट का 1 मार्क्स, 2 मार्क्स का ऐसा आपका क्वेश्चन रहता है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है, एबीसी बैंक प्रोवाइड डीमेट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। अभी इसका कंसेप्ट है एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शन, जो भी सर्विसेज बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है। जैसे इसमें थोड़ा बड़ा दिया आपको, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ फंड, कलेक्शन ऑफ मनी, मेकिंग पीरियडिकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मर्चेंट बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज। आप इतना 2-4 नाम लिख के एक्सेट्रा लिख सकते हैं। और ये नाम लिखने के लिए आपको ना क्वेश्चन में भी दिया है, देखो ये जो लिखा है डीमेट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर, ये आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। आपको अगर एक्स्ट्रा याद नहीं आएगा, क्या लिखना है आपको, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ रेंज ऑफ एंसिलरी फंक्शन इन इंक्लूड, इसके आगे जो आपने जो क्वेश्चन में देखा वही लिख देना। फिर आपका क्वेश्चन है, टीना डिपॉजिट लमसम अमाउंट ऑफ 50,000 इन द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक टीना नाम की लड़की है जिसने क्या किया, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे जिसे उसका यूज नहीं था। वो अमाउंट कितना था आपका, 50,000। तो उसने क्या किया ना कि ये जो 50,000 था ना, उसको जाके बैंक में डिपॉजिट कर लिया 1 ईयर के लिए। तो जब भी आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट स्पेसिफिक पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट।
और अभी फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करने का फायदा क्या रहता है ना, कि आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। यहाँ पर लिखा आपने फिक्स डिपॉजिट का मतलब लिख दिया आपको। फिक्स डिपॉजिट रिफर्स टू लमसम अमाउंट डिपॉजिट बाय कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये कर दिया यहाँ पे लिखा हैंस इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिया था, जिस टीना ने 50,000 डिपॉजिट कर दिया 1 ईयर के लिए, वो क्वेश्चन को ही नीचे लिखा हुआ है। फिर आपका है थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सारा मेक्स मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड जॉइंटली क्रिएटेड बाय हर फ्रेंड, द कलेक्टेड फंड इज देन गिवन टू द चूजन मेंबर थ्रू द लकी ड्रॉन। अभी ये जो आपका आंसर है, इसका आंसर है चीट फंड। चीट फंड के बारे में तो आपने सुना होगा, आपने मूवी देखी होगी हेरा फेरी, जिसमें एक चीट फंड था। उस चीट फंड का नाम क्या था, आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या नाम था। तो ये जो ये मेंबर्स लोग ने पैसा डिपॉजिट करते हैं और एक मेंबर को दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चीट फंड। चीट फंड इज एन unregulated non-banking financial intermediate in which members make regular contribution to the fund. Bids draw are made based on some criteria mutually agreed upon by members. मतलब वो लोग ने जो भी डिसाइड किया रहेगा, वैसा एक मेंबर के ऊपर वो जिसका भी नाम आएगा उसे वो अमाउंट दे दिया जाता है। और आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये क्या आपका अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है। ये आपका कौन सा है, अनरेगुलेटेड। एक होता है रेगुलेटरी और एक होता है अनरेगुलेटरी, तो आपको ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। फिर आपको देखो यहाँ पे रघु के बारे में दिया, रघु's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट हिज मनी इन अ स्टॉक एंड बॉन्ड। मतलब रघु के पापा है जिन्होंने क्या सोचा कि उनका पैसा जो भी है, तो सोचा कि अच्छा पैसा है जो मेरे पास, उसको मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ, डिपॉजिट नहीं सॉरी इन्वेस्ट करता हूँ। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में। तो अच्छा सोचा है इसने। अब देखते क्या हुआ आगे। अब इसका कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉक एक्सचेंज। फिर इसका मीनिंग लिखना है, द स्टॉक एक्सचेंज इज एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन इन विच स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एक्सेट्रा आर ट्रेडेड। एग्जाम्पल, अब एक आपका बीएससी होता है और एक होता है एनएससी। अब बीएससी आपका सबसे पुराना, बाद में क्या है आपका एनएससी। अब बीएससी आपका लिस्टेड है बट एनएससी अभी तक लिस्टेड नहीं है, वो भी फ्यूचर में हो जाएगा जल्द। अभी इसके बाद आपका क्वेश्चन है राजेंद्र हैज अ टोटल स्टॉक ऑफ 500 जेल पेन्स इन हिज शॉप विच इंक्लूड 200 जेल पेन प्रोड्यूस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो राजेंद्र के पास ना 500 जेल पेन है अभी उसके शॉप में, उसमें जो 200 जेल पेन है ना वो पहले से प्रीवियस ईयर का है, और करंट ईयर में कितना है 300। दोनों को जब प्लस कर दे तो कितना हो गया 500। अब पहले इसका कंसेप्ट लिखना है। कंसेप्ट क्या है आपका, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है आपका स्टॉक। जब आप देखो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक आता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जो प्रीवियस ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज बोलते हैं। Inventories refers to the raw material, intermediate goods, semi-finished goods and finished product in the stock of producers। तो आपका इन्वेंट्रीज में क्या आता है, रॉ मटेरियल भी आता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी आएगा, सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स भी आ जाएगा। फिर आपका है शोभा कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इसका आंसर है नेशनल इनकम और इंटरमीडिएट गुड। आपने सिर्फ नेशनल इनकम लिख दोगे चल जाएगा, कि जो भी शोभा है वो पूरा डिटेल उसने कलेक्ट किया है कि पूरे इस फाइनेंशियल में कंट्री में कितना प्रोड्यूस हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मीनिंग लिखना है, नेशनल इनकम रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको थोड़ा मीनिंग है, याद करना पड़ेगा। कुछ चीजें होता है जो आपको याद करना पड़ेगा और कुछ चीजें आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने मन से इसको लिख सकते हैं। शीतल परचेज व्हीट फ्लावर फॉर हर बेकरी फ्रॉम द फ्लावर मिल। अभी शीतल ने क्या किया है कि व्हीट फ्लावर को परचेज किया, कहां से परचेज किया है, फ्लावर मिल से। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, एन इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू द गुड्स परचेज बाय अ प्रोड्यूसर टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। मतलब जो भी फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। जो रॉ मटेरियल होता है उससे बाद में फिनिश गुड्स बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे,
इंटरमीडिएट गुड्स। आप लोग कोई एग्जांपल अगर आपको याद आता हो तो आप बता सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन है शीतल, तो हो गया अभी हम लोग का, रिपीट हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। वीरू kept aside 100 kgs out of 500 kgs of wheat produced on his farm for his family. वीरू, वीरेंद्र शेवागनिया वीरू है, कोई वीरू है जिसने क्या किया, 100 kgs को अपने पास अलग से रख लिया और उसने प्रोड्यूस कितना किया था, 500 kgs। अब उसने 500 kgs प्रोड्यूस किया, 100 kg को अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया? खुद के बच्चे वगैरह के लिए, खाने के लिए या फैमिली के लिए, जो भी रहेगा। अब इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन मतलब खुद के लिए रख लिया, उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर विच ही यूजेस फॉर हिज ओन कंजम्पशन। मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए रखा। अभी जितना भी प्रोड्यूस किया हम सारा तो नहीं सेल कर देंगे, जैसे अभी हमारे फार्मर्स होते हैं इंडिया के, आप उन्होंने क्या किया, 1000 kgs का उन्होंने राइस का प्रोडक्शन किया, तो वो 1000 पूरा सेल करने वाले क्या नहीं सेल करेंगे, कुछ तो खुद के लिए भी रखेंगे ना। तो सपोज उन्होंने 300-400 kgs अपने लिए रख लिया 1000 में से, और 700 को सपोज मार्केट में बेच दिया, तो जो 300 है वो क्या हो जाएगा, उसके सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और 700 मार्केट में सेल के लिए हो जाएगा। फिर आपका है वृंदा रिसीव मंथली पेंशन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। या इसके तरह नाम सिर्फ चेंज करके देखो, ये बोर्ड में आया हुआ है, जागृति रिसीव मंथली पेंशन ऑफ 5,000 फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो भी गवर्नमेंट के तरफ से हमें पैसा मिलता है, जिनके लिए हमें कुछ भी खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसे हमें बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अभी ट्रांसफर पेमेंट कौन इनकर करता है? गवर्नमेंट। जैसे लोगों को पेंशन देना, बच्चे लोगों को स्कॉलरशिप देना, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, गांव में देखो जो खेत जिसके होते हैं उनको पैसा मिलेगा। तो जो भी आपको ऐसे पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अब इसका मीनिंग लिखते हैं, सॉरी इसका कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा है? ट्रांसफर पेमेंट रिफर्स टू द वन वे पेमेंट ऑफ मनी फॉर विच नो मनी गुड और सर्विसेज इज रिसीव्ड इन एक्शन। मतलब इसके एक्शन में गवर्नमेंट को कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। द गवर्नमेंट यूज ट्रांसफर पेमेंट एज अ मीन ऑफ इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं? इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन है, मनीषा सेटिस्फाई हर वांट ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग, ये यूज किया उसने, पेन और नोटबुक। मतलब पेन और नोटबुक से उसने क्या किया, उसकी इच्छा थी कि कुछ लिखना है। तो जब भी हम अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे अभी मुझे प्यास लगी है, मुझे अभी क्या सेटिस्फाई करेगा? पानी। तो मैंने पानी लिया और उसे मैंने पी लिया, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूटिलिटी। मतलब जो आपको जो इच्छा है उसे पूरी करते हैं। एक्सप्लेनेशन, यूटिलिटी is the capacity of a commodity to satisfy human wants. In other words, utility is the want satisfy power of goods. जैसे यहाँ पे लिखा पेन एंड नोटबुक हैव अ यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ललिता या मनीषा, जो भी रहेगा जिसपे नाम रहेगा, वांट फॉर एसे, ये लिख दिया उसका वांट को सेटिस्फाई। अभी हम लोग ना ये खत्म होने हमारा सेकंड चैप्टर है, फिर फर्स्ट चैप्टर। इतना देखो 15 से 20 मिनट लगता है, बस आपको 20 मिनट ध्यान से देखना है। आपका आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट, एटलीस्ट कंसेप्ट तो आपको याद है, सॉरी आइडेंटिफाई आप कर लोगे क्या कंसेप्ट है, एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आप ये भी कर लोगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको केस स्टडी करा दिया, फिर आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट हो गया, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करा दिया। अगर इतना भी आप देख के चले जाओगे ना बोर्ड के लिए, तो आप आराम से बोर्ड में पास हो जाओगे। इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा? केस स्टडी बोल रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव्स। बस अब एक ही चीज आपको एक्सप्लेन करना रह गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। वो भी मैं देखूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो आगे वाले वीडियोज में कवर कर दूंगा। भूषण refused to eat 5th चपाती after eating 4 चपाती। अब भूषण मेरा दोस्त है, बट यहाँ पे वो भूषण नहीं है। अब ना उसे भूख लगी थी, तो वो रोटी खाते जा रहा था। तो उसने एक रोटी खाया, थोड़ा उसका भूख मिटा, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा रोटी खाया। अब चौथे रोटी के बाद बोला बस हो गया, मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो जब एक लिमिट हो जाती है, उसके बाद हम लोग नहीं खा पा रहे या नहीं कंज्यूम कर रहे, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जो आप लोगों ने टोटल यूटिलिटी पे देखा था। जैसे पहले आपका वो 28 या 30 पे पहुंच गया था, वापस से 30 आता, उसके बाद डिक्रीज होने लगा था, उसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इस पॉइंट पे क्या होता है? आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? 0 होता है। ये भी आपको क्वेश्चन में आता है।
After reaching the point of satiety, a rational consumer should stop his consumption since the maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to the total utility by any further increase in the stock of commodity. अगर उससे ज्यादा वो खाएगा तो वो सारे ओमिट कर देगा. फिर आपका है कविता. कविता कंज्यूम 5 यूनिट ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर अदर. अभी कविता ने क्या किया कि पहले एक ऑरेंज खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा, और एक के बाद एक खाते गए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. ये आपने कहाँ देखा था? याद करो, याद तो नहीं होगा मुझे बताएं. टोटल यूटिलिटी में या कंटिन्यूटी. आप टोटल यूटिलिटी लिखना और इसका मीनिंग क्या होगा जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था वही आप यहाँ पे लिख सकते हो. टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived by consumer from all the unit of commodity consumed. It is aggregate of utilities from all, ये याद है, important है, successive commodity units consumed. या आप कंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं, ये इजी है. ये छोटा सा ही है ना, आपने इसके पर थोड़ा मार्क्स कट कर सकते हैं. देन नीलेश परचेज ऑर्नामेंट फॉर हिज सिस्टर्स. मतलब अभी नीलेश ने क्या किया, मार्केट में गया था, कहीं घूमने गया था, ठीक है, तो उसे मार्केट में झुमके दिखे या रिंग दिखा या कोई डायमंड के चीजें दिखे, उसे लगा कि इसे ना ले लेना चाहिए अपनी बहन के लिए. तो नीलेश ने क्या किया, अपनी बहन के लिए ऑर्नामेंट्स ले लिया और उसे क्या किया, गिफ्ट कर दिया. इसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी. अब पोजेशन यूटिलिटी क्यों आएगा? क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स खरीदा उसने किसको दे दिया? अपनी बहन को. तो वो किसका हो गया? उसकी बहन का हो गया ना. तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोजेशन यूटिलिटी. पोजेशन यूटिलिटी के लिए ये ठीक रहेगा. Possession utility arise when the ownership of goods is transferred from one person to another person. मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जब ओनरशिप को ट्रांसफर कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन यूटिलिटी. अभी 2-4 क्वेश्चन और है बस. सलमा परचेज स्वेटर फॉर हर फादर इन अ विंटर सीजन. अभी सलमा ने क्या किया ना, ठंडी का सीजन था, ठंडी के सीजन में उसके पापा को बहुत ठंडी लगता था, तो उन्होंने क्या किया, अपने पापा के लिए एक स्वेटर खरीद के लाया. अब गर्मी में स्वेटर खरीदेगा क्या? नहीं, इसके पापा उसको 2 चमाड़ मारेंगे, क्योंकि गर्मी में खरीद के फायदा नहीं है ना. कब खरीदना चाहिए? ठंडी में खरीदना चाहिए. तो इसने, सलमा के पास दिमाग था, उसने क्या खरीदा? स्वेटर खरीदा. तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम यूटिलिटी. मतलब जिस टाइम पे उसकी जरूरत है उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी. एक्सप्लेनेशन. When the utility of commodity increase with a change in its time of utilization, it is called as time utility. बस इतना ही करना, ज्यादा मत याद करो, भूल जाएंगे. फिर सबाना पेड वेजेस टू वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट इन हर बैंक लोन. तो और ये देखो यहाँ पे इस तरीके से भी एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लेना आप. फिर इसका बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इसका मतलब होता है कि आपके जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, उसके जो पेमेंट हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फिर एक लास्ट क्वेश्चन एक रह गया ना. रमेश डिसाइडेड टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस. मतलब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, कैसे करना है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी. अब इसको एक्सप्लेन कर दो, यही आपका लास्ट है सेकेंड हेडिंग. फ्री मार्केट इकोनॉमिक इज वेयर इकोनॉमिक decision regarding the production of goods such as what to produce, how much to produce and how to produce are taken by individual. एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, देन हम लोग का ये भी फिनिश हो जाएगा. गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फर्म. मतलब एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में उसके इनकम को कलेक्ट कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक या स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखो चलेगा, बस इसे एक्सप्लेन कर देते हैं. Microeconomics is the study of the behavior of individual economic unit such as individual consumer, individual producer, individual firm and the price. आप लिख दोगे इतना हो जाएगा. आई होप आप लोग को ये सारे आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कंसेप्ट हो गए होंगे क्लियर. आप लोग ये पेपर के लिए पूरा प्रिपेयर करके जाना. आई होप जो भी रहेगा आपको समझा होगा.